स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उज़मा स्टडी पॉइंट्स। तो आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंट भी करा कर दिखाए जाएंगे। तो आप इस वीडियो पे पूरे बने रहिए एंड बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, अम्ल किसे बोलते हैं? अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। क्षार को बोलते हैं हम लोग बेस एंड लवण बोलते हैं हम लोग साल्ट। थोड़ा सा हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जान लेते हैं। अम्ल जिसे हम एसिड बोलते हैं वो जो होता है वो खट्टा होता है, क्षार जो होता है वो कड़वा होता है और लवण नमकीन होता है, मतलब सॉल्ट। तो अम्ल और क्षार के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया तो आप एक एक, जैसे अम्ल के बारे में जो लिखे हैं इसको आप पूरा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, क्षार के बारे में जो लिखा गया उसको आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, या फिर आपको ये बोला गया कि अम्ल और क्षार में डिफरेंस बताइए कि इसमें क्या अंतर है, तो आप इसको लिख सकते हैं और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अम्ल। अम्ल जो होता है वो स्वाद में होता है खट्टा। आप ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जैसे नींबू, संतरा। अब क्षार, क्षार जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हमारा, जल में घुलकर H+ आयन देता है। जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये जल में घुलकर H+ आयन देता है, और क्षार को जब हम जल में घोलते हैं तो ये जल में घुलकर OH- आयन देता है। इसे आप याद रखिएगा कि जब क्षार जल में घुलता है तो वो OH- आयन देता है, और जब अम्ल जल में घुलता है तो H+ आयन देता है। नीला लिटमस को लाल कर देता है। जब अम्ल को हम नीला लिटमस में डालते हैं, लिटमस पेपर होता है एक, जिस लिटमस पेपर में हम अम्ल को डालते हैं, नीला लिटमस पेपर को, तो वह लाल कर देता है, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और जब क्षार को हम डालेंगे लाल लिटमस पेपर पे तो वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ये pH क्या है, pH मान क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा। बस आपको इससे याद रखिएगा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, मतलब 7 से ज़्यादा होता है। अब हम अम्ल के कुछ उदाहरण देख लेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है, मतलब एसिड है। तो इस एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। इतना सा आप जो है हमारा अम्ल है उसका जो केमिकल फार्मूला है 4, इसका आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये आयन है, ये L है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल होता है हमारा HNO3। अब हम कुछ क्षारक के उदाहरण देखेंगे, मतलब बेस के उदाहरण, एग्जाम्पल देखेंगे। पहला में आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये क्या है? हमारा क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। क्षार का कितना होता है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। देखिए, अगर आप इन सब में से कम 2-3 के याद कर लेंगे ना, और इसे आप एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश हो जाएगा और आपको भर भर के नंबर देगा, ठीक है। इसीलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, और हो सके तो MCQ में भी आपका आ सकता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, क्या है हमारा? लिटमस। आखिर ये लिटमस है क्या? आपको ऊपर बताए थे कि जो अम्ल होता है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आखिर ये लिटमस है क्या?
लिटमस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो लिटमस है हमारा, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। यहाँ विलियन आया है, मतलब ये क्या है, लिक्विड है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे में पाया जाता है। थैलोफाइटा समूह एक जो पौधा है लिचेन पौधे में पाया जाता है, वो किस समूह का है, थैलोफाइटा समूह का है। आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रायः इसे सूचक की तरह प्रयोग में लाया जाता है। सूचक की तरह मतलब सूचक की तरह, जैसे कि इस लिटमस विलियन का यूज़ करके हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं, तो उस लिटमस पेपर का यूज़ हम लोग सूचक की तरह यूज़ करते हैं ना, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि इसे सूचक की तरह प्रयोग में लाया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो क्षारीय होता है और ना ये अम्लीय होता है, तब ये बैंगनी रंग का होता है। जब लिटमस विलियन जब ना ये क्षार होता है ना ये अम्ल होता है, तब ये कैसा होता है, ये बैंगनी रंग का होता है लिटमस विलियन। ये थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से पाया जाता है। अब आते हैं हम पीएच स्केल। आखिर पीएच स्केल है क्या, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक स्केल बनाया गया है। यहाँ पे है H+ और यहाँ पे है OH- आयन। तो आपको पहले बता चुके हैं कि जो अम्ल होता है उसका आयन होता है H+ आयन और इसका होता है क्षार का OH- आयन, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा 7 0 से, यहाँ पे बना के दिखाते हैं। जैसे ये है हमारा पीएच स्केल, यहाँ पे है 7 1 2 3 4 5 6 और ये 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14। तो पीएच स्केल इतना रहता है जिसमें 0 से 14 तक हम लोग पीएच ज्ञात कर सकते हैं। जो 7 होता है वो उदासीन होता है, मतलब हमारा जो नॉर्मल जल होता है, पीने वाला जो पानी होता है, उसका पीएच मान होता है 7। 7 से इधर जितना बढ़ते जाता है जैसे 8 9 10 उतना क्षार बढ़ते जाता है। क्षार का जो क्या बोल सकते हैं, क्षार की प्रकृति बढ़ती जाती है और इधर अम्ल की प्रकृति बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं। किसी विलियम में उपस्थित H आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए एक स्केल विकसित की गई है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में P पुसांस पोटेंज का सूचक है, जो एक जर्मन शब्द है तथा इसका अर्थ शक्ति है। P का मतलब क्या है, पुसांस पोटेंज, और इसका अर्थ है, इसका मतलब है शक्ति। इस पीएच स्केल से 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट में समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि ये जो पीएच स्केल है वो हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे वाटर लेंगे। देखिए वाटर ले रहे हैं। अब इस वाटर का हम लोग पीएच चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है 7.00। जो हमारा वाटर होता है, सिंपल वाटर जिसे हम पीते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच स्केल में 1 से लेकर 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से 7 तक होता है हमारा एसिड एंड 8 से 14 तक होता है हमारा बेस, यानी कि क्षार। हमारा 0 से 7 तक होता है अम्ल और 8 से 14 तक होता है क्षार। तो अब हम चेक करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हम कुछ चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है बैटरी एसिड। जो बैटरी एसिड है उसका पीएच कितना होता है, तो हम देखते हैं कितना होता है इस बैटरी एसिड का पीएच। जैसे देखिए यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे तो ये बता रहा है 1.00, मतलब कि इसका पीएच मान कितना है, 1.00 इस बैटरी एसिड का। अब हम इसे निकाल देंगे।
हम और चेक करेंगे, जैसे कि मिल्क। अब आप मिल्क सोच रहे होंगे कि ये भी शायद होना चाहिए कि 7 होना चाहिए, ना ही एसिड ना ही बेस। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा मिल्क है उसका pH होता है, ये एसिड होता है, इसमें थोड़ा सा एसिड होता है। तो हम चेक करते हैं मिल्क हमारा, देखिए 6.50, 7 से कम है यानी कि एसिड है। ये क्या है? एसिड है। एसिड मतलब अम्ल, और बेस मतलब क्षार। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 6.50। जो मिल्क का pH मान होता है, दूध का pH मान होता है, वो होता है 6.50। हम इसे हटा देंगे। यहाँ पे हम और आपको चेक करके बता रहे हैं ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है ये क्या होता है? हमारा बेस होता है या फिर हमारा एसिड होता है? तो हमारा ब्लड, देखिए ये ब्लड आ गया। ब्लड का pH चेक करेंगे। ब्लड का pH है 7.40, मतलब 7 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा होता है बेस होता है। ऐसे ही यही हमारा काम करता है pH स्केल। pH स्केल से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। और चेक करके बताते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मिला रहे हैं हैंड सोप, जो हम लोग यूज़ करते हैं, हैंड वॉश यूज़ करते हैं, फिर हैंड सोप यूज़ करते हैं। तो ये कितना होता है इसका, इसका pH कितना होता है? ये एसिड होता है या फिर बेस होता है? तो चेक करते हैं। देखिए ये बता रहा है हमारा 10.00, मतलब कि ये होता है हमारा बेस। हमारा जो हैंड वॉश होता है या फिर हैंड सोप होता है वो कितना होता है? वो बेस होता है, और इसका pH होता है 10.00। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। एंड आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो स्टूडेंट्स एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा है, ये जो है वो है हमारा pH स्केल। क्या है हमारा? pH स्केल। अब हम इसमें, ये जो है हमारा बोल सकते हैं बर्तन है, इसमें हम पानी रखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 2H2O, मतलब यहाँ है हमारा पानी, सिंपल वाटर जिसे हम पीते हैं। अब इसे हम यहाँ डाल के देखेंगे ये कैसा कलर होता है। तो देखिए ये ग्रीन हो गया। अब इसे हम देखते हैं कहाँ मैच करता है। तो देखिए यहाँ मैच किया, मतलब 7 नंबर। तो इसका pH मान होगा कितना? 7। इसका pH मान कितना है? 7 है। तो सिंपल वाटर का 7 होता है। अब हम लेते हैं एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, Ha+H2O, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड में हम इस pH स्केल को डालते हैं और देखते हैं ये कैसा कलर आता है। देखिए ये कलर आ रहा है हमारा ऑरेंज, मतलब ये 2। इसका pH हो गया हमारा 2। अब हम देखते हैं वीक एसिड डाल के। हमारा ये इस जो है उसमें हमारा वीक एसिड डाल के देखते हैं। तो ये हमारा आ रहा है कलर होके, कहाँ मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है यहाँ पे। तो इसका pH हो जाएगा 4। अब हम बेस में डालते हैं। मान कि हमारा बेस है, बेस में डालते हैं तो बेस हमारा आया मैच होके यहाँ। तो ये हमारा जो pH मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12। अब हम लेते हैं एक वीक बेस मतलब कि क्षार, लेकिन कमज़ोर क्षार। ये कमज़ोर क्षार है, इसमें हम डाल के देखते हैं तो हमारा आता है ये ग्रीन। तो देखिए इसमें आप समझ गए होंगे कि 7 से इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 5, 6 तक जो है हमारा वो है एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा उतना ज़्यादा वो 0 की तरफ जाएगा, और बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा वो 14 की तरफ आएगा। अब एक और मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम एक लेते हैं, ये है हमारा बैटरी है, बल्ब है, और ये है हमारा प्लस माइनस का। ये इधर आप जानते हैं बैटरी में प्लस का होता है, इधर माइनस का आयन होता है। तो सबसे पहले हम वाटर में डाल के देखते हैं। वाटर है, ये क्या है? वाटर, 2H2O नीचे आप देख सकते हैं। इस वाटर में हम इस बैटरी को डाल के देखेंगे तो क्या बल्ब जला? नहीं जला, मतलब वाटर से जो है वो बल्ब नहीं जलता है, वाटर इसको नहीं करता है। अब हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, मतलब
बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अम्ल है। अम्ल में डाल के इस बैटरी को देखेंगे तो देखिए बल्ब, देखिए बल्ब जला है। यस, बल्ब जला है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से बल्ब जला है। अब हम वीक एसिड में डाल के देखते हैं। देखिए बल्ब जला, लेकिन इसका चमक पहले जैसे चमक नहीं है। ये वीक एसिड है तो इसमें पहले जैसा चमक नहीं है। एक बार पहले वाला दिखाती हूँ। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखिए इसका चमक कितना ज़्यादा है। और वीक एसिड में देखिए, वीक एसिड इसमें कितना कम है हमारा। अब हम देखते हैं बेस में डाल, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं हम इसको, ताकतवर बेस, मतलब प्रबल क्षार। आप प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार पढ़ चुके होंगे। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वही है ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम डाल के देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में, मतलब प्रबल क्षार में। तो देखिए बल्ब जला, हाँ, मतलब क्षार में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम देखते हैं हम वीक बेस, मतलब वीक है, मतलब दुर्बल क्षार में डाल के देखते हैं। तो हमारा जो बल्ब है वो जला, लेकिन चमक उतना ज़्यादा नहीं है। प्रबल अम्ल क्या है? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। शक्तिशाली अम्ल आप इसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, रिलीज करते हैं, उसी को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल जो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहाँ पे आप क्षार भी लगा सकते हैं। प्रबल क्षार किसे बोलेंगे? जो अधिक संख्या में OH- आयन, OH- क्षार आ जाएगा तो यहाँ पे OH- आ जाएगा। OH- आयन उत्पन्न करेंगे उसे ही हम प्रबल क्षार बोलेंगे। और जो कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करेंगे उसे हम दुर्बल क्षार बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं हम लोग प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। जो हम प्राकृतिक पदार्थ जो यूज़ करते हैं खाने में, या फिर जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न चीज़ है, उन सब चीज़ में अम्ल पाए जाते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा संतरा या नींबू का रस। संतरा या नींबू का रस में पाया जाता है हमारा सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है हमारा एसिटिक अम्ल। दही में पाया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। आप देखिएगा जहाँ भी दूध से बने चीज़ या फिर दूध का नाम आता है तो वहाँ पे आता है लैक्टिक। मिल्क, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में मिल्क का नाम आया और ऑप्शन में अगर आपका लैक्टिक रहा तो आप आंख बंद करके लैक्टिक पे टिक लगा दीजिएगा। दही में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल पित्त में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये अम्ल पित्त क्या है? हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड रिलीज करता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चाय में पाया जाता है हमारा टैनिक अम्ल। विटामिन सी है स्कॉर्बिक अम्ल। चींटी का डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। इतना सा जो है आप इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ये आ सकता है, MCQ में पूछता है। अब आते हैं हम अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा है क्या? वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल का मान, जब बारिश होती है तो उस जल का pH मान अगर 5.6 से कम हो जाए, इसे आप याद रखिएगा कि 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस अम्लीय वर्षा, एसिटिक जो रैन है, उसका बहुत ही ज़्यादा हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ताजमहल जो है वो उसमें पीलापन पड़ रहा है, तो वह अम्लीय वर्षा के वजह से है। अब आते हैं हमारा भोजन का पाचन अम्ल। जो भोजन का पाचन अम्ल किसे बोलते हैं? यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर, मतलब स्टमक, हमारा स्टमक, ठीक है, उदर का मतलब होता है स्टमक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हमारा HCl रिलीज करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक एवं महत्वपूर्ण होता है।
तो हमारा जो स्टमक है वो भी एक एसिड रिलीज़ करता है। एसिड से हमारे जो बॉडी है या फिर हमारी स्किन को कोई भी एसिड से हमें क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। लेकिन यह अत्यंत रोचक बात है कि हमारा जो स्टमक है वो खुद एक क्या एसिड रिलीज़ करता है। वो कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यह उस उदर को मतलब स्टमक को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने पर जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। अम्ल के जो दर्द और उसका जो अनुभव होता है उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्षारक का प्रयोग करते हैं। जब किसी अम्ल में हम क्षारक मिलाते हैं तो वह उदासीन हो जाता है। अब आते हैं हम दंत क्षय। दंत मतलब दांत, क्षय मतलब बर्बादी बोल सकते हैं। दांत का बर्बाद होना मतलब दांत खराब होता है। तो वह कैसे होता है? मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का दंतवल्व मतलब इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्या है? हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह की सफाई में क्षारक के दंतमंजन का प्रयोग करने से, यहाँ पे में होगा, दंतमंजन का इस्तेमाल करने से अम्ल की मात्रा में कमी होकर उदासीन हो जाता है। अगर मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो गया तो वह आपका जो दांत में इनेमल है उसको वह नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे जो है क्या होता है, हमारा दांत खराब होने लगता है। इसीलिए हमें दंतमंजन में क्षारक वाले दंतमंजन, जिसमें क्षारक रहता है, उस दंतमंजन का यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से साधारण नमक सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, और निकलता है हमारे साथ में जल। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड समुद्री जल से वाष्पीकृत द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल तथा चट्टानें हैं। 95% हमारे देश में नमक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? समुद्री जल को वाष्पीकृत करके। अब आते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? जब सोडियम क्लोराइड NaCl को के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस विधि में सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जल विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान होते हैं। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में जब सोडियम क्लोराइड को घोला जाता है तो उसमें Na+ और Cl- आयन रहते हैं। विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Cl2 गैस देते हैं और Na+ कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाते हैं, जिससे सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर NaOH बनाता है। एनोड पर Cl2- है, ठीक है। Cl2- क्या देते हैं हमको Cl2 तत्व देते हैं और कैथोड पर Na+ आयन क्या देते हैं? Na धातु। जब Na धातु क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया करके NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें देते हैं।
अब आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग। इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, क्या क्या उपयोग पड़ता है। नंबर 1, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। साबुन बनाने में भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। कागज़ बनाने में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है कागज़ बनाने में और साबुन बनाने। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन H2 गैस का उपयोग क्या होता है। हाइड्रोजन गैस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नंबर 1 में है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में और वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में, विरंजित मतलब ब्लीच करने में। कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में। जो पीने वाला जो जल होता है, पीने वाला पानी को शुद्ध करने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। और विरंजन चूर्ण बनाने में, विरंजन चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अब आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या सालेव विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जो NaHCO3 है उसको अमोनिया सोडा विधि द्वारा या सालेव विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसे तैयार कैसे करते हैं। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। सिद्धांत, सबसे पहले अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त के हो गए यहाँ पे। अमोनिया गैस के संतृप्त और सोडियम क्लोराइड के संतृप्त क्या क्या यहाँ बोल रहे हैं। अमोनिया गैस आ गया NaH3। अमोनिया गैस और सोडियम क्लोराइड के संतृप्त, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जल विलयन में मतलब CH2 भी, H2O भी होगा मतलब जल भी है तो H2O जल हो गया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पे। तो सारा चीज़ हमारा आ गया यहाँ पे। CO2 प्रवाहित करने पर NaCl + H2O + CO2 + NH3 प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। NH4Cl मतलब अमोनिया क्लोराइड प्लस NaHO3 मतलब NaHCO3 NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या क्या हमें प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार करते हैं। और ये इसका है पूरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम NaHCO3 का उपयोग। हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1, पावरोटी या केक को स्पॉन्जी या मुलायम बनाने में। इस मतलब पावरोटी या केक को स्पॉन्जी या मुलायम बनाने के लिए हम लोग खाने वाला सोडा का या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का यूज़ करते हैं। NaHCO3 का उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। NaHCO3 जो है वो क्या है, एक क्षार है और इस क्षार का प्रयोग हम अपने पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए भी करते हैं और इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। आग को बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका, सोडा का। रसोई घर में खस्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल खाने को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को स्पॉन्जी बनाने के लिए, व्यंजन को खस्ता बनाने के लिए और जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। अब आता है हमारा धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट। वो था सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। सोडियम कार्बोनेट के रवा क्रम से धोने का सोडा NaCO3 10H2O प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग को लेना है ये सोडा, सोडियम
बाई कार्बोनेट NaHCO3। इसको हम ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Na2CO3 प्लस में आ जाएगा CO2 प्लस में आ जाएगा H2O। अब जो ये हमारा आ गया सोडियम कार्बोनेट, उसको हम अभिक्रिया कराएंगे जल के द्वारा तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 10H2O। कार्बोनेट की रवाक्रम द्वारा हम लोग को ये प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज एवं साबुन उद्योगों में होता है। इसका इस्तेमाल बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सबसे पहले इसका उपयोग होता है कांच के फैक्ट्री में, कागज के और साबुन के फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, और बोरेक्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है, और जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 ½ का निर्माण करता है। प्लास्टर और जिप्सम। अब हम लोग जानते हैं जिप्सम क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला CaSO4 10H2O। 10H2O मतलब CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को 373 केल्विन ताप पर, इतना केल्विन ताप पे हम लोग को इसको गर्म करना पड़ता है, तब जल के अणुओं को त्याग करता है। जल के अणुओं को ये त्याग करता है और हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में मिलने पर दोबारा जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ उत्पन्न करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक चूर्ण है, पाउडर है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाता है और ऐसे ही जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम का होता है CaSO4 10H2O। CaSO4 ½ प्लस H2O प्लस 1/2 इतना H2O बराबर हो जाएगा CaSO4 2H2O। ठीक है। अब आता है हमारा इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को बैठाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, या फिर हम लोग कॉर्निस सब देखते हैं, या फिर फॉल सीलिंग, इससे ही बनाया जाता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में, पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और खिलौना बनाने में प्रयोग किया जाता है। सतह को चिकना एवं सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। सतह को चिकना, हम लोग जो पुट्टी या फिर पेरिस करवाते हैं अपने घर में, तो ये हो सकता है। और सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।